अमीर और गरीब पति। शिमलापुर के शहर जहां 6 महीने टूटकर सर्दी और 6 महीने बेतहाशा बाढ़ आते थे, वहां संजय नाम का एक व्यक्ति लकड़ी के कॉटेज बनाया करता था। वो बहुत दुर्भाषी और लालची आदमी था, जो लोगों से मोटी रकम लेता और बदले में एकदम नाकारा काम और खोखली लकड़ी से कॉटेज बना के देता। वो कॉटेज इतने नाकारा होते कि बाढ़ के आने वाले पानी को सहन नहीं कर सकते। एक दिन जब संजय तिजोरी में माल जोड़ रहा था, तो उसकी पत्नी सुषमा कहने लगी, सुनिए जी, हमें मक्कारी का पैसा जोड़ने की भला क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्यों हम ऐसा काम करके अपने सर पाप लेते हैं? मैंने सुना है गरीब के शराब से बड़े बड़े लोग भी बच नहीं पाए। अपना नहीं तो मेरे और हमारी बेटी के बारे में ही सोच लो। अरे ये सब मैं तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। भला मुझे क्या जरूरत पड़ी पाप सर लेने की। और जाओ अपने काम से काम रखो। तुम बिन मतलब के मेरे काम में टांग ना अड़ाओ। सुषमा आश्चर्य से संजय को देख वहां से चली गई। काम वाली बाई गौरी अपने मुन्ने को हाथ में उठाए संजय के घर आई, तो सुषमा बोली, अरे गौरी, आज फिर देर कर दी आने में, और तेरे बाजू पर फिर से ये घाव का निशान। लगता है तुझे भी आदत पड़ गई है अपने शराबी पति से पिटने की। वो जालिम तेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। नहीं नहीं दीदी, आपको मेरे शरीर पर उसके दिए घाव तो दिखते हैं, लेकिन उसके होश में आने के बाद जब वो मेरे घाव पर मरहम लगाता है तो वो प्यार तो सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। यही वजह है कि मैं उसकी मार को प्यार समझती हूँ और उसे छोड़ नहीं सकती। शिमलापुर में गर्मी के महीने शुरू हो गए थे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि बर्फ पिघलने के कारण बहुत बाढ़ आने की संभावना है कहकर टीवी में वातावरण सूचक बोलने लगे। इस बार बाढ़ खतरनाक आने वाली है, ऐसा टीवी में बोल रहे हैं। और तुम्हारी झोंपड़ी तो बेकार लकड़ी से बनी हुई है। ऐसे में तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं लग रहा। मुझे भी तुम्हारी और तुम्हारे छोटे से बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। ऐसा करो, जब तक बाढ़ का मौसम टल नहीं जाता, तुम अपने मुन्ने के साथ हमारे घर ही रह जाओ। और वैसे भी प्रिया तो मेरी माँ के घर ही है ना, तो तुम मेरे साथ ही रहो। ठीक है दीदी, मैं रुक जाती हूँ। थोड़ी ही देर बाद तेज हवाएं और तूफान के साथ बाढ़ का पानी शहर की तरफ बढ़ने लगा और तमाम कमजोर और नाकिस लकड़ी के कॉटेज आहिस्ता आहिस्ता पानी में टूटकर डूबने लगे। तभी अचानक सुषमा को उसकी बेटी प्रिया का फोन आता है। माँ, जल्दी आ जाओ, नानी का घर टूटने वाला है। सारा पानी घर के अंदर आ गया है। सुषमा जैसे ही ये सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है। वो संजय को कॉल करती है, मगर वो उसकी कॉल नहीं उठाता। फिर वो गौरी को साथ लेकर तूफान में अपनी माँ के घर की ओर चल पड़ी। गौरी, अगर तुम चाहो तो तुम वापस मुड़ जाओ। तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, तुम मेरी वजह से अपनी जान खतरे में मत डालो। नहीं दीदी, प्रिया मेरी भी तो बेटी है और इस परिस्थिति में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। कुछ दूर जाकर रास्ते में संजय की कार दिखाई देती है। गाड़ी में प्रिया और संजय को देख सुषमा और गौरी बहुत खुश हो जाती हैं। तो सुषमा बोली, संजय जी, आप मेरे माँ बाबा को साथ लेकर नहीं आए, वो बेचारे मर जाएंगे। तुम गाड़ी में बैठो। वो दोनों अपने घर की छत पर जान बचा के चढ़ गए हैं। और संजय गाड़ी चला देता है। बेचारी गौरी वहीं तूफान में खड़ी रह जाती है। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। वो हमारी प्रिया के लिए अपनी जान खतरे में डालकर इस तूफान में आई, और आपने गाड़ी में बिठाने की बजाय उसे और उसके छोटे से बच्चे को तूफान में छोड़ दिया। नाकारा लकड़ी के घर टूटकर गिरने लगे और रोड ब्लॉक होने लगे। तूफान और बाढ़ के कारण पानी ज़्यादा होने लगा और देखते ही देखते संजय की कार पानी में डूबने लगी। सुषमा ने गाड़ी से मुड़कर गौरी को देखा तो वो भी अपने छोटे से मुन्ने के साथ डूब रही थी। तो उसने मुन्ने को बचाने के लिए एक हाथ से ऊपर उठा लिया और खुद पानी में डूबने लगी। इधर संजय डूबने से बचने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को कार में ही छोड़कर चला गया। सुषमा, प्रिया, गौरी और उसका छोटा सा मुन्ना पानी में डूबने ही लगते हैं कि चमत्कार हो जाता है। गौरी का पति दीपक नाव पर सवार डूबती हुई गौरी और उसके बच्चे को बचाता है। फिर तुरंत ही सुषमा और प्रिया को भी बचा लेता है।
फिर सुषमा गौरी और दीपक को अपने घर ले आती है। तो सुषमा बोली, भाई गौरी, मान गए कि तुम्हारा पति तुमसे बेहद प्रेम करता है, तभी तो इतने तूफान में बिना डरे तुम्हें बचाने आ गया। और एक मेरा पति देखो, जिसने हमेशा पैसे से ही प्यार किया। सुषमा गौरी को अपने पास ही घर बनवा कर देती है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं। बाढ़ और तूफान थम जाने के बाद तमाम गरीब लोग संजय की धोखेबाजी और नाकारा काम की रिपोर्ट पुलिस में करते हैं, जिसके कारण उसको जेल हो जाती है। जब वो वापस आता है तो अपने किए की सबसे क्षमा मांगता है और फिर सारी जिंदगी ईमानदारी से काम करने की शपथ लेता है। फ्लाइंग ऑटो रिक्शा। रूपनगर नाम के गांव के ऊपर एक विमान मंडला रहा था। वो हवा में चक्कर खा रहा था कि उसमें से धुआं निकलने लगा। उसके पायलट ने जहाज को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। यूं ही चक्कर खाते खाते वो रूपनगर की धरती पे आ गिरा। उसका पायलट उस विमान से सुरक्षित निकलने में सफल हो गया था, लेकिन विमान को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। तब तक सभी गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने पायलट को संभाला। बस फिर वो कई बरस बीतने के बाद भी वहां पड़ा रह गया, जिस पर चढ़ के अब बच्चे खेला करते थे। उस गांव में एक रिक्शा स्टैंड था, जहां उमेश नाम का सीधा साधा व्यक्ति रिक्शा चला के अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण किया करता था। लेकिन उसके साथ ही शंभूनाथ बहुत ही होशियार और चालाक व्यक्ति था। अरे साहेब, ये क्या, सिर्फ 50 रुपया, आपको 20 रुपया और देने होंगे। लेकिन मीटर पे तो 50 ही शो हो रहा है। आप मीटर को छोड़िए साहेब, पेट्रोल का भाव कितना बढ़ गया है और फिर मुझे यहाँ से खाली वापस जाना पड़ेगा, इसलिए 20 रुपए तो देना ही होंगे। एक दिन उमेश जब अपना रिक्शा में घर जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते उसके रिक्शा से धुआं निकलने लगा। उसने वहीं पे रुक के रिक्शा को चेक किया, लेकिन उसे कुछ समझ ना आया। उसने उसी वक्त रिक्शा मैकेनिक को फोन करके बुलाया। मैकेनिक आके सारी जांच करने के बाद बोला, और भैया, इसकी तो सारी वायरिंग जल गई है। हम तुमको पहले ही बोले थे इस खटारा को बेच के नया रिक्शा लो भैया, पर तुम सुनते कहाँ हो। अब इसको ठीक करवाओगे तो भैया 1 लाख रुपए लगेगा, लेकिन बाद में कब तक चले इसका कोई गारंटी नहीं। उमेश बहुत चिंतक हुआ। उसे समझ नहीं आ रही थी कि नया रिक्शा लेने के लिए वो पैसे कहाँ से लाए। एक दिन जब घर में उदास बैठा था तो उसकी पत्नी मानसी बोली, क्या हुआ जी, आप आजकल बहुत उदास दिखाई देते हो, बात क्या है? क्या बताऊं तुम्हें, पता तो है हमारा रिक्शा खराब है और नया रिक्शा के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। हमारा तो पालन पोषण उसी रिक्शा से ही होता था। आप क्यों परेशान होते हैं जी, वो बैठा है ना ऊपर, सब देख रहा है, वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा, आप चिंता नहीं करो। वहीं पास में खड़ा उनका बेटा कार्तिक उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो ये सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। कुछ दिन बाद जब कार्तिक और उसके दोस्त उस जले हुए विमान में खेल रहे थे तो उसे एक आइडिया आया। वो तुरंत घर गया और अपने आइडिया के बारे पिताजी को बताया। उमेश कार्तिक की सारी बात समझ गया। उन दोनों ने जाके उस पुराने विमान से उसका इंजन और कुछ जरूरी सामान निकाला और उसे अपने मैकेनिक के साथ मिलके अपने रिक्शा में फिट करवा के एक फ्लाइंग रिक्शा तैयार किया। जैसे ही रिक्शा तैयार हुआ तो मैकेनिक ने उसकी टेस्ट ड्राइव ली। उसने उसे तेज भगाया और वो रिक्शा देखते ही देखते हवा में ऊपर उड़ने लगा। वो उस रिक्शा को सारे गांव के ऊपर घुमाने लगा। गांव के सभी लोग उस फ्लाइंग रिक्शा को आश्चर्य से देखने लगे। नीचे आने के बाद उमेश ने वो फ्लाइंग रिक्शा लाके रिक्शा स्टैंड पे खड़ा कर दिया और यात्रियों को आवाज देने लगा, आओ भाई आओ, फ्लाइंग ऑटो रिक्शा में बैठ के जाओ और मजे लो, आओ भाई आओ। ये सुनकर एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, अरे वाह,
ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन बहुत महंगा होगा। नहीं सर, सिर्फ 500 रुपया दीजिए और मैं आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दूंगा। बस फिर उमेश उस यात्री को बिठा के वहां से उड़ गया। इस तरह उसका फ्लाइंग रिक्शा बहुत पैसे कमाने लगा। उमेश को इतना पैसा कमाते देख शंभूनाथ को चिढ़ होने लगी। वो उमेश से जलने लगा। एक दिन शंभूनाथ उमेश के पास आया। क्यों रे, तूने ये क्या ड्रामा लगा रखा है? तेरे कारण कोई भी मेरे ऑटो रिक्शा में नहीं बैठता। सीधी तरह ये फ्लाइंग रिक्शा मुझे दे दो और मेरी टैक्सी तुम रख लो। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सरकार को तुम्हारी शिकायत कर दूंगा कि तुमने विमान का इंजन चुराया है। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपना फ्लाइंग ऑटो रिक्शा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इसको चला तो लोगे ना? तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है क्या? मैं ये फ्लाइंग रिक्शा तुमसे ज्यादा अच्छा चला सकता हूँ। अब ज्यादा बातें ना करो, लाओ मुझे इसकी चाबी दो। शंभूनाथ ने फ्लाइंग रिक्शा में बैठ के उसे स्टार्ट किया और तेजी के साथ हवा में उड़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो उस फ्लाइंग रिक्शा को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो फ्लाइंग रिक्शा हवा में ही कलाबाजियां खाने लगा। शंभूनाथ बहुत घबरा गया। उसे कुछ समझ ना आई कि वो क्या करे। यूं हवा में चक्कर खाते खाते वो फ्लाइंग रिक्शा जमीन पे जा गिरा। शंभूनाथ उसमें से सुरक्षित निकल तो आया, लेकिन फ्लाइंग रिक्शा बुरी तरह तबाह हो गया था। इधर दूसरी तरफ उसने जो शंभूनाथ से रिक्शा लिया था वो खुशी खुशी चलाने लगा।